अब शाम गहराने लगी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहा हो। बिजली विभाग ने बस इतना कहा था कि आज ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएगा, लेकिन गांव अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। करीब शाम के 7:00 बजने वाले थे। गांव के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर रामलाल काका एक पुरानी खाट पर लेटे हुए थे। उनके पास एक टिमटिमाती हुई लालटेन जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी में उनका चेहरा कभी साफ दिखता तो कभी अंधेरे में खो जाता। पास में खड़ा एक पुराना पेड़ हवा के साथ चरमराता हुआ जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। घर में वो अकेले थे। परिवार के बाकी लोग बिजली ना होने की वोसिस से शहर चले गए थे। गर्मी और घुटन भरे अंधेरे से बचने के लिए रामलाल काका ने बाहर ही लेटना ठीक समझा। अरे इस गर्मी में भी घर के अंदर कौन बैठ सकता है, बाहर ही ठीक है। तभी कुछ देर बाद अंधेरे रास्ते से एक परछाई उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। वो गांव का डाकिया था, कंधे पर एक पुराना बैग लटकाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में कोई टॉर्च या रोशनी नहीं थी। अरे कौन है? ओ डाक बाबू, आइए आइए, आज बहुत गर्मी है, बैठिए यहाँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? घर में कोई और नहीं है क्या? अब क्या ही बताऊं बाबू, सब लोग शहर चले गए हैं। बेली नहीं है ना, इसीलिए और इस गर्मी में बाहर ही ठीक लगता है। लेकिन तुम इस अंधेरे में क्यों घूम रहे हो? सावधान रहो, बरसात का मौसम है, सांप बिच्छू भी निकलते हैं। मुझे सांप बिच्छू से डर नहीं लगता। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जो रामलाल काका के दिल में एक अनजाना डर पैदा कर रहा था। खैर, जो बात करने आया हूँ वो कर लूं, लेकिन पहले आप यह लालटेन बुझा दीजिए। इसकी महक मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर रामलाल काका सन्न रह गए। उनके मन में अचानक शक पैदा हुआ। अचानक लालटेन बुझाने की बात क्यों? क्या ये सच में डाकिया है? सच सच बताओ, कौन हो तुम? इतना कहते ही डाकिया एक अजीब डरावनी हंसी हंसने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। वो लंबा होने लगा, बहुत लंबा। उसका चेहरा काला पड़ने लगा और कुछ ही पलों में वो एक डरावने कंकाल जैसे प्राणी में बदल गया। उसके शरीर पर मांस नाम की कोई चीज नहीं थी, बस हड्डियां ही हड्डियां। आंखों की जगह गहरे गड्ढे जिनमें लाल लाल आंखें चमक रही थी और उसके मुंह में बड़े बड़े नुकीले दांत। अरे बाप रे, कोई है, बचाओ बचाओ मुझे। वो शैतान धीरे धीरे रामलाल काका की ओर बढ़ने लगा। रामलाल काका डर के मारे वहीं जड़ हो गए। उनका शरीर जैसे काम करना बंद कर चुका था। थोड़ी ही देर में रामलाल काका की डरावनी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उनकी आवाज सुनते ही गांव के लोग घबराकर उनके घर की ओर दौड़ पड़े। जब सब लोग वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबकी रूह कांप उठी। रामलाल काका का शरीर उसी घाट पर पड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल निश्चल। एक नजर में ही समझ आ रहा था कि अब उसमें जान नहीं बची है। उनके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो और बेरहमी से उनका गला तोड़ दिया हो। उनकी आंखें खुली हुई थी और उन आंखों में मौत से पहले का खौफ साफ नजर आ रहा था। शरीर ठंडा पड़ चुका था, जैसे पत्थर बन गया हो। हे भगवान, ये क्या हो गया? रामलाल काका, ओ रामलाल काका। चारों तरफ डर और सन्नाटा फैल गया। लोग घबराकर आपस में बातें करने लगे। ये क्या हो गया? इनकी तो जान जा चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। नहीं नहीं, ये कोई साधारण जानवर नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनका खून चूसकर मार डाला है, और यह बहुत डरे हुए भी। लेकिन इतना बड़ा जानवर कौन हो सकता है? कौन खून चूसता है? काका काका, यह सब क्या है? यह तो वैसा ही लग रहा है जैसे वो जो राम सिंह को रास्ते में मिला था। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सबकी नजरें हरिराम काका की ओर टिक गई, लेकिन वो चुप थे, जैसे कुछ सोच रहे हो या कुछ छिपा रहे हो। तभी अचानक आसमान गरजा और फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। लो, फिर से बारिश शुरू हो गई। रामलाल काका के शरीर का कुछ करना होगा। एक काम करो, पहले उसके बेटे को फोन करके सब बता दो।
उन्होंने एक पल रुककर चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर धीमे लेकिन सख्त स्वर में बोले, और सुनो, अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। वो सब यहीं आसपास ही होंगे। सब अपनी अपनी बत्तियां जलाकर रखना। उनकी बात सुनकर सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। लोगों ने हिम्मत जुटाई और रामलाल काका की लाश को उठाकर ले जाने लगे। सभी लोग गांव के पुराने पेड़ के पास इकट्ठा थे और उनकी नजरें बस एक ही इंसान पर टिकी थी, हरिराम काका। अब तो बताओ, आखिर क्या चल रहा है? हम सबको बहुत डर लग रहा है। हरिराम काका कुछ पल चुप रहे, जैसे सही शब्द ढूंढ रहे हो। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अच्छा, सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम लोगों की उम्र अभी 30 से 40 साल होगी, लेकिन तुम सब अभी मेरी नजर में बच्चे हो। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। काका की बातों ने सबको हैरान कर दिया। मेरी उम्र करीब 70 साल हो चुकी है और मैंने इस गांव का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। मुझे इस गांव के बारे में बहुत कुछ पता है। मेरे जैसे कई लोग और भी हैं जिन्हें इस राज के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन अब वह सब या तो मर चुके हैं या उम्र के साथ इस दुनिया को छोड़ गए। काका की आवाज और भारी हो गई। रामलाल को भी राज का पता था, लेकिन अब उनकी मौत के बाद बस मैं ही बचा हूँ। ये सुनते ही सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह बात तब की है जब मैं करीब 15 से 16 साल का था। उस समय हमारा गांव बहुत नया था। यहाँ ना बिजली थी और उस समय गांव में कोई लाइन भी नहीं थी और ना ही पानी की कोई अच्छी सुविधा थी। लोग तालाब और नदी के पानी पर निर्भर थे। चारों तरफ घना जंगल था और गांव में बस कुछ ही झोपड़ी नुमा घर थे। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब एक दिन अचानक आसमान काला पड़ गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयानक थी कि कुछ ही घंटों में गांव में बाढ़ आ गई। पानी तेजी से बढ़ने लगा, झोपड़ियां एक एक करके बहने लगीं। कई लोगों के घर उजड़ गए और उस बाढ़ में बहुत से लोगों की जान चली गई। लोग चिल्लाते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन उस रात कोई किसी की मदद नहीं कर पाया। जब सुबह हुई तो गांव वैसा नहीं रहा, हर तरफ तबाही थी। कुछ घर बचे थे और बाकी सब खत्म। उस भयानक बाढ़ में आधे से ज्यादा गांव खत्म हो गया था। जिनके पास पक्के मकान थे वही लोग बच पाए। मेरा परिवार भी उन्हीं में से एक था। काका ने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे वो मंजर फिर से आंखों के सामने आ गया हो। कुछ दिनों के बाद हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे। सरकार ने भी कई कदम उठाए और सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। एक पल के लिए लगा जैसे कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक एक करके लोगों को आत्माएं दिखने लगीं। अंधेरा होते ही यह सारी आत्माएं गांव में नजर आने लगी थीं। असल बात यह थी कि जो लोग बाढ़ में मरे थे उनके जमीनों में लय लोग घर बनाकर रहने लगे, जो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह अपनी जमीन और घर किसी और को देना नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ लोग डर के मारे कांपने लगे। गांव में यह खबर बहुत तेजी से फैल गई।
तब गांव के बड़े लोगों ने मिलकर एक ओझा और तांत्रिक को बुलाया। उनसे पूजा करवाई गई और लोगों ने कई चिट्ठियां लिखकर अर्जियां देकर गांव में बिजली भी लगवाई। इन सब के बाद आत्माओं का आतंक अचानक से कम हो गया, लेकिन जब भी लंबे समय तक बिजली चली जाती थी तब कभी कभी यह आत्माएं फिर से नजर आने लगी थीं। सबके चेहरे पर फिर से डर लौट आया। तब लोगों को समझ आया कि यह आत्माएं रोशनी से डरती हैं, इसलिए जब भी बिजली जाती लोग लैंप, टॉर्च या कोई भी रोशनी जलाकर रखते ताकि वह पास ना आ सके। लेकिन अब गांव के सारे बड़े और बुजुर्ग लोग इस दुनिया में नहीं रहे और अब इस सच के बारे में गांव में किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है वो सारी प्रेत आत्माएं फिर से लौट आई हैं। यह आत्माएं लोगों की जान लेकर उनके घरों में घुसना चाहती हैं। कभी यह अपने असली रूप में आती हैं तो कभी किसी और का भेष बदल कर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह रोशनी से बहुत डरती हैं। जब तक रोशनी रहेगी यह पास नहीं आएंगी। अब सबको समझ आ चुका था क्या करना है। मैं अभी जा रहा हूँ बिजली विभाग, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें लेकर ही लौटूंगा। जरूरत पड़ी तो आज रात वहीं रुकूंगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना, अंधेरा मत होने देना। टॉर्च, लैंप, लालटेन जो भी है सब जलाकर रखना। और हाँ, हो सके तो किसी ओझा या तांत्रिक को बुलाकर पूजा करवा लो। इतना कहकर काका धीरे धीरे गांव से बाहर बिजली विभाग की ओर। अगली शाम डाकिया अपना काम खत्म करके हाथ में टॉर्च लिए धीरे धीरे गांव की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और माहौल अजीब सा शांत। अरे ओ डाकिया, जरा ठहरो बेटा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे काका, आप यहाँ इस वक्त? मैंने सच में आपकी आवाज नहीं सुनी। आप ठीक तो है ना? और आप अकेले इस अंधेरे में क्या कर रहे हैं? बस बेटा, जरा रास्ता भटक गया था, आंखें भी ठीक से काम नहीं कर रही। तुम अपनी ये टॉर्च मुझे दे दो ना, मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। अरे काका, टॉर्च दे दूं तो मैं खुद अंधेरे में कैसे जाऊंगा? रास्ता पूरा सुनसान है और आपने ही तो कहा था कि अंधेरे में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे तुम क्यों डर रहे हो? मैं हूं ना, मुझे दे दो टॉर्च, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें सुरक्षित घर तक छोड़ दूंगा, बस तुम टॉर्च मुझे दे दो। डाकिया को अब कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं काका, मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। टॉर्च मैं ही रखता हूँ, रोशनी जरूरी है। अचानक हवा ठंडी हो जाती है, माहौल भारी लगने लगता है। बहुत बोलने लगा है तू, समझ नहीं आ रहा क्या? हमें रोशनी पसंद नहीं है, आखिरी बार बोल रहा हूँ, टॉर्च दे दे। अचानक उसका शरीर मरोड़ खाने लगता है और वह प्रेत में बदल जाता है। तू काका नहीं है, तू वही है, वही आत्मा जिसने कल भी हमला किया था। दूर रहो मुझसे, मैं टॉर्च बंद नहीं करूंगा। तू बहुत समझदार बन रहा है, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। अंधेरा हमारा है और जो भी अंधेरे में आता है वो हमारा हो जाता है। प्रेत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। रुक जा एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं चिल्लाऊंगा, गांव वाले आ जाएंगे और इस बार तू बच नहीं पाएगा। चिल्ला ले, यहाँ कोई नहीं आएगा, सब अपने घरों में छुपे बैठे हैं। आज तू अकेला है और आज तेरा अंत तय है। प्रेत अब बिल्कुल करीब आ चुका था, तभी अचानक पीछे से तेज रोशनी चमकती है। डाकिया, घबराना मत, हम आ गए हैं। हमने कहा था ना कि यह धोखा देंगे, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे थे। गांव वाले लालटेन और टॉर्च लेकर दौड़ते हुए आते हैं। तेज रोशनी प्रेत पर पड़ती है। प्रेत
तड़पने लगता है। नहीं, ये रोशनी दूर करो मुझसे, यह मुझे जला रही है। अब भाग नहीं पाएगा, आज इसे खत्म करके ही जाएंगे। सब लोग रोशनी बनाए रखो, कोई भी पीछे मत हटना। कुछ ही पलों में प्रेत जोर से चीखता है और अचानक गायब हो जाता है। अगर आप लोग नहीं आते तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। यह सच में बहुत खतरनाक है। अब समझ गए ना, यह किसी का भी रूप ले सकते हैं, इसलिए कभी भी अंधेरे में किसी पर भरोसा मत करना। डाकिया चुपचाप खड़ा रहा। उस रात उसे एक बात अच्छे से समझ आ गई।